चलिए नमस्कार। आज हम साइंस के एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 3 पर हम आ रहे हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का पृथक्करण। कैसे आप पदार्थ को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक ना। सब चीजें अगर मिली हुई है, मान लीजिए चीनी मिला हुआ है, नमक मिला हुआ है, कैसे सेपरेट करना है। अनाज के दानों से भूसा कैसे निकालना है, ठीक ना। कैसे आप देखते होइएगा, बालू देखते होइएगा, बालू चालते हुए, ठीक ना। बड़े बड़े कण अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे कण अलग हो जाते हैं, अशुद्धियां अलग हो जाती है। नमक है, मान लीजिए नमक को, पानी को आप मिला दीजिए और कैसे आप चाहेंगे तो उसमें से आपको नमक निकालना है, ठीक ना। ये सारे प्रक्रिया हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। आइए हम बारी बारी से उन सभी पृथक्करण की विधियों का हम अध्ययन करें और हम उसे अपने प्रैक्टिकली लाइफ से उसको रिलेट करने की कोशिश करें, ठीक। चलिए, यहां पर कहा है आपको, हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं जिसे हम क्या पदार्थों के किसी मिश्रण से हम पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे आपको उदाहरण यहाँ पर क्या है, दूध या दही है, ठीक ना। इसको क्या है, मथ करके मक्खन आप निकाल रहे हैं, ठीक ना। दूध से आप मक्खन निकाल रहे हैं। चाय बनाते समय देखिएगा, चाय के पत्ती को क्या छननी से, चाय छन्नी है, ये देखिए कहते हैं छननी, इस छन्नी से क्या करते हैं आप अलग करते हैं। ये भी क्या आपको पृथक्करण की एक विधियां है, ठीक ना। चलिए, ये हम अपने दैनिक जीवन में हम देख रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं फसल कटाई होती है तो उस समय क्या अनाज से को भूसे से अलग करना है, अनाज को क्या करना है, भूसा से अलग करना है। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का क्या कहता है, मथा जाता है, मंथन किया जाता है, ठीक ना। रेशों से बीज को पृथक्करण के लिए क्या हम कपास को ओटते हैं, क्या करते हैं हम ओटते हैं। ये प्रक्रिया है। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा, यदि आपने पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले आप क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, उस मिर्च को निकाल देते हैं, हाथ से भी निकाल देते हैं। कुछ प्रक्रिया होती है, क्या है वो, आपको हाथ के द्वारा भी कर सकते हैं, हैंड पिकिंग, ठीक ना, हाथ से चुन करके भी आप कर सकते हैं। कहीं कहीं पर क्या आपको चुनने वाला टेक्निक आपको काम नहीं करेगा, ठीक। चलिए, ये चीजें हैं। कह रहा है कल्पना कीजिए एक टोकरी में क्या है, आम है और अमरूद भरा है और आपको कहेगा अलग करने के लिए, तो इससे क्या है इजीली आप अलग कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें समस्याएं नहीं है। समस्याएं जहां है उस चीजों को हमें देखना है, ठीक ना। यानी आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हैं, अगर मान लीजिए तो बड़े बड़े चीज है, उन्हें तो आप पृथक कर दिए, लेकिन अगर छोटे हैं तो उन्हें पृथक करना क्या होगा, आसान तो नहीं होगा। यानी आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा अगर कोई ग्लास अगर दे दिया जाए तो इसे कहेगा अलग करना, तो क्या है मुश्किल है। क्यों, क्योंकि दोनों के कण में क्या है समानता है, ठीक ना। मेजरमेंट दोनों के कण में क्या है, सेम है। तो इस ढंग से क्या है आपको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल बनेगा, ठीक। चलिए, ये आपको कुछ पृथक्करण करके दिया गया है। चावल से पत्थर को निकालना, उसमें क्या है भिन्न, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को क्या है अलग करना है। हम ठोस अवयव को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, कंकड़ को फेंक देते हैं। मक्खन निकालने के लिए क्या है, दूध को हम अलग करते हैं, उसमें अनुपयोगी अवयव को हम क्या है फेंक देते हैं। मट्ठा से जब निकालते हैं क्या हम अशुद्धि को फेंक देते हैं, ठीक ना। चाय की पत्ती को जब हम पृथक करते हैं तो जो भी पत्ती या उसके अलावा अन्य चीजें हैं उसे क्या हम अलग करके दोनों अवयव को क्या करते हैं, उसके बाद हम उपयोग करते हैं हम चाय का, ठीक ना। चलिए, यानी हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस यही है पृथक्करण का कि हम अपने उपयोग की जो चीजें हैं उसको क्या है छांट करके अलग करके हम रखें और जो भी यूजलेस चीजें हैं उसे क्या हम अलग कर दें, फेंक दें। तो पर्पस मेन हमारा यही होता है, यूजफुल और जो यूजलेस चीजें हैं उसे क्या हमें आइसोलेट करना होता है, ठीक। चलिए, अब कह रहा है यहां पर पृथक किए जाने वाले पदार्थों के आमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट हो सकते हैं। ये पदार्थ की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, अलग अलग तरह के ठोस, द्रव और गैस में से कोई भी हो सकता है पदार्थ। इसमें से क्या है आपको अलग करना, इसलिए हम किन्हीं पदार्थों को ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं, उसके गुण धर्म का अत्यधिक भिन्नता है।
अब मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड को अलग करने का क्या है, अलग सिस्टम है। लिक्विड को अलग करने का अलग सिस्टम है। गैस को सेपरेट करने का क्या है, सब चीज का अलग अलग सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति भी क्या है, अलग अलग है। कोई उसमें सॉल्युबल है, कोई इनसॉल्युबल है, ठीक ना। किसी में डिस्पर्स का नेचर क्या है, फैलने का ज्यादा होता है। उस हिसाब से क्या है, हम पदार्थ की अलग अलग प्रकृति का अलग अलग तरीके से हम उसे क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। ठीक। अब कह रहा है क्या, इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण अथवा खाद्य कण है, जब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे, अन्न कणों को इसे पृथक किए। चलिए, एक है हस्तचयन, हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग सिस्टम। जब आप चावल लेते हैं, ठीक ना, तो चावल अथवा दाल से क्या है, कुछ बड़े मिट्टी के कण है या पत्थर है, ठीक ना, या भूसे को आप अलग कर रहे हैं। ये अशुद्धि जो है आप अलग कर रहे हैं, ये क्या आप हाथ से अलग कर रहे हैं, क्या हाथ से। ये इजी है, इसको आप अलग कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग, हस्तचयन। क्या कहते हैं, हस्तचयन। और ये भी क्या है, सुविधाजनक विधि है, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है। घर में आप देखते होंगे, मान लो जब चावल बनाती होगी तो वहां पर देखिए, अगर देहात में लोग रहने वाले हैं तो 7 स्टार इस सब में तो कंकर नहीं रहता है, तो यहाँ चुनने की दिक्कतें नहीं होती। लेकिन गांव में या जो पहाड़ी एरिया में जब चावल की पैदावार होती है तो वहां पर देखिएगा कुछ मिट्टी के कण उसमें रहते हैं, कुछ कंकर पत्थर के कण रहते हैं। तो वहां पर महिलाओं को देखिएगा कि उसे चूनती है, हैंड पिकिंग किया जाता है, ठीक ना। या फिर गेहूं को जब पिसाने के लिए जाया जाता है तो उस समय भी क्या, उसमें हैंड पिकिंग के द्वारा हम उसे अलग करते हैं। चलिए ठीक, यही आपका पृथक्करण की विधियां हैं। उस पृथक्करण की विधियां में क्या आपका एक हस्तचयन, क्या है, हस्तचयन, हैंड पिकिंग। क्या है आपका, हैंड पिकिंग। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अनाज से पत्थर के टुकड़ों को क्या करते हैं, हम हैंड पिकिंग के द्वारा क्या करते हैं, हम अलग करते हैं, ठीक ना। चलिए, उसके बाद आप देखते होइएगा एक थ्रेसिंग का सिस्टम होता है, ठीक ना। जब गांव घर में देखते होइएगा क्या होता है कि अनाज है, मान लीजिए गेहूं है, जैसे यहाँ पर खलिहान में गेहूं या चावल, गेहूं या चावल की, गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधे के गट्ठर को आपने देखा ही होगा, अगर गांव से बिलोंग कर रहे होंगे तो देखे ही होंगे, कोई डाउट नहीं है। इसमें कह रहा है जब आप देखते होइएगा पौधों को क्या कहते हैं, अनाज उससे अलग करने के लिए पहले उसमें उसको धूप में सुखाया जाता है। जब धूप में सुखा दिया जाता है क्या होता है, हल्का हो जाता है, उससे मॉइस्चर खत्म हो जाता है और उसके अनाज क्या होते हैं, आसानी से निकल जाता है, ठीक ना। सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कण लगे होते हैं, जो भी आपको ग्रेन है उस पर लगे होते हैं। बहुत सारे गट्ठर है, इस गट्ठर से क्या हमको अनाज निकालना है, ठीक ना। इस गट्ठर से हमको क्या करता है, अनाज निकालना है। अब कह रहा है आम और अमरूद के वृक्षों को, अमरूदों को वृक्षों से तोड़कर, परंतु अन्न कण आम और अमरूदों की तुलना में क्या है, छोटे होते हैं। अगर आपको आम और अमरूद को कहेगा अलग करने के लिए, मान लीजिए कि रख दिया जाएगा टोकरी में, अलग करना क्या आसान है क्योंकि साइज बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटे कणों के साइज को अलग करना क्या है, बहुत मुश्किल है। यानी अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाएगा। तो आपने बहुत आसानी से देखा होगा, थ्रेसिंग सिस्टम होता है, थ्रेसर होता है, ठीक ना। ठीक, जब गेहूं का जब फसल कटाया जाता है उस समय आप देखिएगा कि गांव गांव में क्या है, खेत में थ्रेसर लगा दिया जाता है और इस जो आपका पेड़ है, गेहूं का पेड़, उसे काट करके सुखाने के बाद क्या उसमें झोंक दिया जाता है, भूसा अलग हो जाता है, अनाज आपका अलग हो जाता है। तो वही क्या आपका थ्रेसिंग सिस्टम है, क्या कहते हैं, थ्रे अन्न कण वो क्या है, डंडी से आपको अलग करने की प्रक्रिया क्या आपको थ्रेसिंग है। इस प्रक्रिया में पहले क्या कहता है, बैल घुमाया जाता था, ठीक ना, बीच में एक खंभा बांध करके और बैल को घुमाया दिया जाता था, उसके द्वारा भी अलग किया था। लेकिन अब क्या है, समय में थोड़ा सा चेंजिंग आया है, फिर क्या आपको थ्रेसिंग सिस्टम के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, आप इसे अलग कर सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया आपने अभी तक देखा, हैंड पिकिंग, और दूसरा आपने क्या देखा, थ्रेसिंग का सिस्टम। दूसरा आपने क्या देखा, थ्रेसिंग का सिस्टम। चलिए, वही हैंड पिकिंग सिस्टम के बारे में कह रहा है, पेपर पर आप रख करके क्या आसानी से अनाज के कण को क्या कर सकते हैं, उसमें पत्थर वगैरह आप निकाल सकते हैं, ठीक ना, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, दूसरा एक प्रक्रिया है आपका निष्पावन। क्या है, निष्पावन।
इस प्रक्रिया का भी हम लोग अपने डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। ये प्रक्रिया विनोइंग सिस्टम कहलाता है। क्या? विनोइंग। विंड का यूज होगा, देखिए विंड का, यानी कह रहा है इस प्रक्रिया में हम देखते हैं क्या किया जाता है। सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों का पाउडर का एक मिश्रण बनाइए, ठीक। चलिए मिश्रण बना लीजिए और उसको क्या कह रहा है, उस समाचार पत्रों को क्या कीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, ठीक ना। और टेढ़ा करके और रखने के लिए जब कहा जाता है, देखिए दोनों अथवा समाज पत्रों को ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए, आप दोनों अवयवों को क्या आसानी से पृथक कर सकते हैं? तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि दोनों के साइज क्या है, लगभग लगभग समान है। हाथ के द्वारा भी इसे चून करके अलग नहीं कर सकते। तो कह रहा है आप मिश्रण को खुले मैदान में लेकर के जाइए और थोड़ा ऊंचे समतल स्थान पर क्या है, खड़ा हो जाइए और थोड़ा सा जो मिश्रण है, प्लेट अथवा समाचार पत्र है, उस पर जो रखे हैं उसको क्या है, थोड़ा हाथ की ऊंचाई तक ले जा करके और थोड़ा सा क्या है, उसको टेढ़ा कर दीजिए। जब टेढ़ा कीजिएगा तब देखिएगा उसमें से रेत एवं बुरादा या सूखी पत्ती पाउडर क्या है, एक स्थान पर गिरते हैं नहीं। एक क्या होगा, एक थोड़ा सा नजदीक गिरेगा, दूसरा क्या होगा, दूर गिरेगा। जो भारी कण है वो क्या होगा, आपको नजदीक होगा और हवा के प्रभाव से जो लकड़ी का बुरादा वगैरह क्या है, वो थोड़ा सा दूर जाकर के गिरेगा। यही होता है विनोइंग सिस्टम। क्या होता है, विनोइंग प्रक्रिया, ठीक। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोनों कणों का अवयव को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यानी किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक्करण करने की विधि क्या कर लेते हैं, निष्पावन, विनोइंग सिस्टम। क्या है, विनोइंग सिस्टम, ठीक ना। इस सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं आप अलग। जैसे देखिए यहाँ पर सूप लेकर के भूसा को अलग किया जाता है, हस्क को अलग किया जाता है, ठीक ना। और इसी में आप देखिएगा क्या किया जाता है, अनाज को, अनाज के जो दाने हैं आपको फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स क्या है आपको यहाँ पर, ग्रेन्स आपको अलग हो रहे हैं, ठीक। तो आप देखिएगा तो जब हवा का रुख जब पूर्वा या पश्चिमा बहता है, ठीक ना, तो उसके उल्टी दिशा में क्या होता है, सूप लेकर के थोड़ा सा उसको धीरे 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 जब गिराइएगा तो हवा का प्रभाव जब चलेगा, जब हवा चलेगा, हवा की गति होगी तो क्या होगा, जो उसमें से भूसा वाला चीज है, ठीक ना, जो हल्के चीज है वो क्या होगा, थोड़ा सा दूर आ जाएगा और अनाज क्या है आपका नजदीक में गिरेगा, ठीक ना। तो ये क्या है आपको विनोइंग सिस्टम। यही क्या आपको जो विंड के प्रभाव से, हवा के प्रभाव से, विंड इफेक्ट इसमें काम करता है, ठीक ना। हवा के प्रभाव से क्या कर सकते हैं आप, इसे अलग कर सकते हैं। अब तो क्या है, लोग पंखा चला देते हैं, बिजली है, पंखा चला करके और वहां भी इस सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं आप, अनाज से भूसी को अलग कर सकते हैं, ठीक। चलिए यही चीजें हैं और इस भूसे का प्रयोग हम कहाँ, चारा के रूप में करते हैं। दूसरा है चालन। दूसरा क्या है आपका, चालन प्रक्रिया। जब चालन प्रक्रिया का हम देखते हैं, इस प्रक्रिया में भी क्या करते हैं हम आपका इस्तेमाल करते हैं, यानी सीविंग। इसमें इस प्रक्रिया में भी आप क्या करते हैं, देखते होइएगा घर में क्या है, आटा चला जाता है, ठीक ना। आटा है, उसमें अगर कभी कुछ अगर कण लगेगा कि उसमें मान लीजिए कि गेहूं है, ठीक ना, या कुछ छोटे छोटे कण अगर उसमें मिक्स है, तो उसको क्या करते हैं आप, चलनी से क्या करते हैं, एक तरह से ये चलनी का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। चलनी का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं हम, आसानी से उसे हम अलग कर सकते हैं, ठीक ना। उसमें से जो चोकर होता है, सुने होइएगा चोकर, ठीक ना, चोकर, आटा से चोकर निकालने की प्रक्रिया क्या है, चलनी के माध्यम से। जब आप देखते होइएगा कि घर मकान बनता होगा, ठीक ना, तो बालू में क्या है आपको, अगर कुछ पत्थर बड़े बड़े हैं तो उसको भी क्या कर सकते हैं, इस तरह से आपको एक टेढ़ा सा एक चलनी बना करके उसमें क्या है डाल करके और कीजिएगा, फिर क्या होगा, ये गिरेगा और मोटे वाले कण इधर आ जाएगा, इसे क्या आप फेंक देते हैं, ठीक ना। चालन द्वारा क्या है, कंकड़ और पत्थर को क्या है, रेत से अलग किया जाता है, ठीक ना। ये भी एक प्रक्रिया है, ठीक। चलिए तो चलनी का प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा दिया है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक ना। थ्रेसिंग के बारे में आपने देख लिया। थ्रेसिंग में क्या है आपको, गेहूं है, जब आप थ्रेसिंग करते हैं तो क्या है उसमें निष्पावन, और थ्रेसिंग के बाद क्या है गेहूं रह जाता है, उसको भी क्या कर सकते हैं आप, दूर कर सकते हैं चालन विधि के द्वारा, ठीक। चलिए उसके बाद है कहा, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। चलिए इस प्रक्रिया को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कभी कभी मिश्रण के अवयव
अब इस सब से अगर नहीं होगा, आपका अलग नहीं होगा, तब आपको क्या करना है, कह रहा है अवयव अवयव कभी कभी निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना क्या है, आसान नहीं है। तब आप क्या कीजिएगा, यानी उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में क्या है, धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, ठीक। चावल तथा दालों को पकाने से पहले क्या है, इसको अशुद्धि को आप कैसे अलग कर सकते हैं, कह रहा है पकाने से पहले चावल या दाल को क्या है, जल से पहले धोया जाता है। चावल और दाल में क्या है, जल डालते हैं और उस पर चिपकी हुई अशुद्धियों जैसे धूल के कण क्या होते हैं, पृथक अशुद्धियां जल में अलग हो जाती है, ठीक ना। आप देखते होइएगा जब चावल या दाल को जब पकाया जाता है, पकाने से पहले क्या किया जाता है, उसको पानी में डाल करके पूरा हाथ से उसको घिंघोर करके रगड़ा जाता है। उसमें अगर कोई डस्ट लगा हुआ है तो वो डस्ट पार्टिकल क्या उस पानी के साथ जो भी अशुद्धियां हैं वो आपका चल जाता है, बह जाता है, ठीक ना, उसके साथ। ये प्रक्रिया आपने देखा होगा, यानी चावल के साथ क्या है, धूल वगैरह है, सब क्या है आपका निकल गया। अब कह रहा है और उस बर्तन को क्या है थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, जल क्या होता है बाहर निकल जाता है और चावल आप का बर्तन में रहता है। ये प्रक्रिया सब लोग दोहराए ही होंगे। कह रहा है मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों की तल क्या होते हैं, नीचे आपको पानी में बैठ जाता है। जब भारी चीजें होती है वो क्या होता है, पानी में आपका बैठ जाता है। जब बैठ जाता है ये क्या होता है आपका सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया, ये क्या आपको सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक ना। ये क्या आपका सेडिमेंटेशन है, ठीक। तो भारी चीजें क्या होती है, तलहट्टी में आपका बैठ जाता है, तलहट्टी में क्या होता है बैठ जाता है। और बैठने के बाद उसे आप क्या कर सकते हैं कि उसे आप फिर से उसको तार करके और डिकेंटेशन की प्रक्रिया से क्या कर सकते हैं, आप उसे निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो वो उसका फिर क्या करते हैं, निस्तारण करते हैं, क्या करते हैं उसका डिकेंटेशन, ठीक ना। तो आपने देखा कि सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया है, इसमें क्या है आपको चावल वगैरह के साथ कुछ है मिला हुआ, इसमें क्या है कुछ सॉलिड चीजें हैं या फिर लिक्विड के साथ आपको मिला हुआ है, तो यहाँ पर क्या है ये जम जाएगा। और जो लिक्विड चीजें हैं जो हल्की चीजें आप यहाँ आ जाएगा, इसको क्या है थोड़ा सा टेढ़ा करके आप इसको कहा जाता है उड़ेल देना, पसा देना। इसको समझिए क्या, पसाना, पसा देना, सुने होइएगा कि पसा दिया गया है, डिकेंटेशन यही है, ठीक ना। ये क्या आता है, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं आप, अवयव से जो अशुद्धियां हैं उसे क्या कर सकते हैं, अलग कर। निस्तारण मतलब होता है थोड़ा सा उसको क्या पसा करके बाहर निकाल देना, ठीक। चलिए उसके बाद एक फिल्ट्रेशन की बातें हैं, ठीक ना। अब चाय की छन्नी से क्या कर सकते हैं आप, ये निस्यंदन के द्वारा फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं आप, अशुद्धियों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये प्रक्रिया क्या है, फिल्ट्रेशन कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन, ठीक। चलिए आपने अभी तक सारी प्रक्रियाओं को देख लिया। इसमें देखिए यहाँ पर क्या आपका कुछ कण है यहाँ पर नीचे बैठा हुआ, इसको फिर क्या करें हम टेढ़ा करके जल को निकाल लिए, और ये जो अघुलित कण है मिट्टी का ये क्या है आपको इसमें रह गया, ठीक ना। तो निस्तारण करके हमने क्या किया, इसको निकाल दिया। यहाँ पर क्या है आपको सेडिमेंटेशन है, ये क्या है सेडिमेंट फॉर्म में है, ठीक ना। और ये फिर क्या है, ये प्रक्रिया आपको निस्तारण हो गया, ये क्या हो गया निस्तारण, डिकेंटेशन, डिकेंटेशन की प्रक्रिया, ठीक ना। और इस तरह से आपने क्या किया, जो भी डिजायरेबल चीज है उसे और अनडिजायरेबल चीज को आपने क्या किया, अलग कर दिया। चलिए चलिए अब इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। उदाहरण के लिए तेल अथवा जल को उनके क्या है मिश्रण से इसी विधि द्वारा, ये सिद्धांत ऐसे। चलिए किसी तेल अगर मान लीजिए कि अगर कोई लिक्विड में अगर तेल है, ठीक ना, तो उसके ऊपर लगा हुआ है तो उसको भी क्या करते हैं थोड़ा सा निस्तारण प्रक्रिया द्वारा पसा करके क्या कर सकते हैं आप उस चीज को बाहर कर सकते हैं। तो इस चीजें को भी क्या कर सकते हैं आप इस विधि के द्वारा तेल अथवा जल को क्या है आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए उसके ऊपर क्या होती है परत बन जाती है, और इस परत को ही क्या कर सकते हैं हम हटा देते हैं, क्या निस्तारण की विधि के द्वारा, क्या निस्तारण की। आइए फिर से ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन की विधि करते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं छन्नी के द्वारा क्या कर सकते हैं उसे फिल्टर कर देते हैं, और फिल्टर करके क्या करते हैं छान करके और चाय पत्ती को हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक ना। चलिए और कुछ नहीं है यहाँ पर, वही हमने कर दिया।
कभी कभी क्या करते हैं हम लोग इस प्रक्रिया के लिए, कभी कभी आप क्या करते हैं ये अगर मान लीजिए कहीं छन्नी अगर नहीं मिला, छन्नी नहीं मिला तो उसकी जगह पर क्या कपड़ा का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक ना, छन्नी के तौर पर, ठीक ना। तो आप उसके लिए भाई क्या टुकड़े में बुने हुए तांगों के बीच क्या होता है छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं, कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग हम निस्यंदक के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। इसके द्वारा भी आप फिल्ट्रेशन करके छान करके और मोटे अवयव को आप बाहर कर सकते हैं। चलिए अब कह रहा है जल अब भी गंदला है, थोड़ा सा क्या है इसमें कीचड़ है, ठीक ना, जल क्या है अभी भी थोड़ा सा कीचड़ वाला है इसमें। इसमें क्या कर रहा है फिल्टर पथ थोड़ा निस्संदित कर सकते हैं जिसमें और भी छोटे छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पथ एक ऐसा, चलिए एक फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर को क्या किया गया है एक कीप के नुमा, इस फिल्टर पेपर को क्या किया काट करके और कीट के नुमा इस तरह से बना दिया गया है, इस तरह से आपको बना दिया गया है, ठीक ना। अब जो भी अगर मान लीजिए आपने चाय को छाना, चाय को छानने के बाद लगता है अभी भी थोड़े थोड़े उसमें मोटे मोटे कण हैं, आपका मान लीजिए चाय पत्ती क्या है आपका छन्नी क्या है फेल हो गया एक मतलब बताया, या फिर उसमें होल क्या है बड़ा बड़ा है, ये फिल्टर पेपर लीजिए थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिए, उसमें क्या है चाय को लेकर के डाल दीजिए। अब डाल दीजिएगा तब क्या देखिएगा आपको उससे भी जो छोटे छोटे कण हैं इस फिल्टर पेपर के द्वारा क्या होता है छन करके अलग हो जाते हैं, ठीक ना। फिल्टर पेपर पर ही वो चीज आपको अटक जाएगा, छिद्र से नहीं गुजरता है, ठीक ना। जल ये चीजें कहा गया है। तो हमने यहाँ पर इस चीजों को भी देखा, जल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होने लाने बाद बिगर नमक देख सकते हैं। चलिए और कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए उसके द्वारा फिल्टर पेपर के द्वारा क्या कर सकते हैं आप निस्यंदन विधि का उपयोग घरों में पनीर बनाने में भी आप कर सकते हैं, ठीक ना, वहां भी आप कर सकते हैं। क्या पनीर से आप ये अलग करके और जो सॉलिड वाले चीज है उसे क्या कर सकते हैं आप थोड़ा कपड़ा वगैरह में डाल करके और थोड़ा मजबूत से उसको क्या कर सकते हैं मिश्रण को कपड़े या छन्नी के फिल्टर करके द्वारा क्या कर सकते हैं आप अलग कर सकते हैं। पनीर बनाने में भी इस तरह का प्रयोग किया जाता है, आप देखते होइएगा, ठीक। चलिए एक प्रक्रिया और है, बीकर में करा थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, क्या है 2 चम्मच नमक डालिए, और नमक डालने के बाद कह रहा है उसे क्या करना है कि मिश्रण में थोड़ा नमक डालने के बाद वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया होती है, ठीक ना, क्या यहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है नमक को समुद्र के जल से क्या किया जाता है अलग किया जाता है, क्या किया जाता है अलग किया जाता है, ठीक ना। तो वो प्रक्रिया भी आपके लिए क्या है वाष्पन की प्रक्रिया भी क्या है आपका लिए ज्यादा कारगर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वाष्पन की एक प्रक्रिया है, क्या है वाष्पन की एक प्रक्रिया है जिसे हम कह सकते हैं क्या इवापोरेशन, क्या इवापोरेशन, ठीक ना, इंग्लिश में हम इसे इवापोरेशन कहते हैं, ठीक ना। तो आप क्या कीजिए आप देखते होइएगा समुद्र की जो गहराइयों में नमक जो होती है जो लवणीय जल होते हैं वो आपको रहते हैं। जब इवापोरेशन होता है जो वाष्पन की क्रिया होती है तो वाष्पन की क्रिया के द्वारा क्या होता है उसमें जो मॉइस्चर जो पानी का कंटेंट वो क्या होता है आपका ऊपर हवा में चल जाता है उड़ जाता है, और जो बच गया वो क्या है आपको जल से अलग होकर के क्या है आपको नमक बनता है। यानी जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग वाष्पन कहते हैं। और जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा क्या होगा जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो आपका बच जाएगा। इस तरह से हम लोग नमक को क्या करते हैं अलग करते हैं, ठीक ना। चलिए ये देखिए आपका क्या है समुद्र में क्या है ये इस तरह से आपको पूरे स्क्वायर शेप में मान लीजिए ये एरिया है यहाँ पर क्या है इसको अलग इस तरह से आपको बना दिया जाएगा, ठीक ना। इसमें क्या है नमक वाला पानी है इसमें है, अब धीरे धीरे क्या होगा ये पानी उड़ जाएगा तो इसमें क्या आपको नमक बच जाएगा, ठीक ना, सब में नमक बच जाएगा। उस नमक को क्या कर सकते हैं हम लोग अलग कर सकते हैं। पृथक्करण का क्या है जरूरी नहीं है कि एक ही विधि पर हम निर्भर रहें, पृथक्करण के लिए हम एक से ज्यादा विधि भी हमको आना चाहिए कि अगर फेल हुआ तो दूसरा विधि भी हम तैयार रखें, ठीक ना। कह रहा है एक क्रियाकलाप करने के लिए कह रहा है रेत और नमक का मिश्रण लीजिए और कह रहा है इसको आप कैसे अलग कर सकते हैं। हस्त विधि चयन विधि यहाँ काम नहीं करेगा, पृथक के लिए क्या व्यवहारिक तो नहीं हो पाएगा, ठीक ना, तो वो तो आप कर नहीं सकते हैं। कह रहा है मिश्रण में बीकर को रखिए और इसमें से कुछ जल मिला दे, इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और
कुछ समय के लिए क्या एक और रख दीजिए, जल मिलाकर के बीकर को और थोड़ा देर के लिए निस्तर निस्संदन द्वारा क्या पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है, आप सोच सकते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि क्या आरंभ में या मिश्रण में था। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे अलग कर सकते हैं। आप देखते होइएगा एक विधि होती है, ठीक ना। इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिए क्या किया गया, इस केतली में आपका वो नमक वाला आपका मिश्रण है, क्या है, नमक वाला मिश्रण है, ठीक ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या है, बर्फ आप रख लीजिए, यहाँ पर बर्फ रख लीजिए, ठीक ना। और यहाँ से जब वेपर निकलता है तो ये बर्फ के द्वारा कि फिर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर के इसमें आपको आ गया, ठीक। और इस विधि के द्वारा क्या है, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं। तो रेत से आप नमक वहां से आप क्या है, आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो वो एक विधि है। चलिए कह रहा है जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वो संघनित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, ठीक ना। होकर द्रवित जल बन जाती है और प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर क्या होता है, नीचे गिरने लगती है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रक्रिया। और इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, कंडेंसेशन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है आपका, संघनन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है आपका, बारिश होती है, बादल बनती है, ठीक ना। यानी जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में, जल क्या हो गया, वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, ठीक ना। यानी जो लिक्विड फॉर्म था, लिक्विड ये वेपर फॉर्म था, जो वेपर का वेपर था, वेपर चेंज हो गया किसमें, आपको लिक्विड फॉर्म में। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, कंडेंसेशन। यह प्रक्रिया क्या कहलाया आपका, कंडेंसेशन। क्या कहलाया आपका, कंडेंसेशन। चलिए कह रहा है पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, फिर वही चीज, आप जब दूध उबालिएगा उस पर अगर कोई ढक्कन दे दीजिएगा, देखिएगा क्या उस पर जल की बूंदे आपको मिलेगी, ठीक ना। तो वेपर क्या हो गया, आपको लिक्विड फॉर्म में आ गया, ये प्रक्रिया क्या हो गया आपका, कंडेंसेशन। चलिए अब थोड़ा सा सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक ना। चलिए कह रहा है बीकर अथवा ग्लास में क्या, एक बीकर लीजिए अथवा गिलास लीजिए, चम्मच नमक और जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए और उसमें क्या है, थोड़ा सा एक चम्मच नमक इसमें डाल करके और उसे विलोरित कीजिए, इसे थोड़ा सा डुलाइए, हिलाते रहिए तब तक जब तक कि क्या है पूरी तरह से घुल नहीं जाएगा, ठीक ना। एक चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोरित कीजिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते और विलोरित करते जाइए। अब देखिए आप डालिएगा नमक या चीनी, क्या होगा, उसको आप डाल रहे हैं, मिला रहे हैं, डाल रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उसकी भी क्या है, एक सीमा होती है, उसकी भी क्या है, एक सीमा होती है, ठीक ना। एक समय के बाद क्या होगा, ये घुलना क्या होगा, बंद हो जाएगा, घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखिए यही बातें हैं संतृप्त। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच गया, जी हाँ बच जाता है, ठीक ना, सब के सब घुल नहीं पाता है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है, यानी इस जल में अब अधिक नमक संतृप्त हो गया। ये क्या है आपको, सेचुरेटेड विलियन है, क्या है ये आपको, सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्या है आपका ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक ना। अब उसमें आप और ज्यादा मात्रा में नमक को या चीनी को आप नहीं घुला सकते हैं, क्या है, आप नहीं घुला सकते हैं, ठीक ना। यानी किसी ऐसा तापमान जिस तापमान पर आपका विलियन में क्या है, विलियन में विले क्या है, आपको एक निश्चित मात्रा में घुल जाती है, ठीक ना। विले की अधिकतम मात्रा विले हो गई है, ठीक ना, और वह विलियन क्या हो गया आपका, संतृप्त हो गया, वह विलियन क्या हो गया, संतृप्त। अब इससे ज्यादा आप इसमें घुला नहीं सकते। हाँ, संतृप्त विलियन को थोड़ा सा घुलाने का एक और तरीका है, आप टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, एक तरीका ये है। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा फिर क्या होगा, घुलना शुरू करेगा। आप क्या कर सकते हैं, विलायक बढ़ा दीजिए, विलायक सॉल्वेंट बढ़ा दीजिए, तब फिर क्या होगा, घुलना शुरू हो जाएगा। तब क्या होगा, ये संतृप्त से क्या होगा, असंतृप्त की ओर प्रवेश कर जाएगा, ठीक। चलिए हमने संतृप्त के बारे में पढ़ लिया। कह रहा है अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था, कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलियन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से क्या था, बहुत अधिक था।
अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका, वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती थी। यही है, हमने विलय की मात्रा को अगर बढ़ा देते फिर क्या होता आपका, घुलना शुरू हो जाता है, फिर ज्यादा घुल जाता है, या फिर क्या, यानी हमने देखा अधिक मात्रा में जल यानी सॉल्वेंट मिला करके हम कर सकते हैं, या फिर क्या हम टेम्परेचर बढ़ा करके कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक और प्रैक्टिकल कह रहा है बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल जाए। इस प्रकार नमक का जल में क्या संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। ठीक, अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और उसे गर्म कीजिए। क्या आप पाते हैं बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ, क्या अब यह घुल गया? यदि हाँ तो इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घुला। जो अभी हमने आपको बताया, टेम्परेचर को आप बढ़ाइएगा क्या होगा आपका, और आप उसमें घुला सकते हैं। ठीक ना, चलिए यानी यहां पर क्या गया, इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। जब ठंडा हो गया फिर क्या होगा, नमक पुनः आपको तलहटी में आपको बैठा हुआ मिलेगा। यानी गर्म करने पर भी क्या है, आपको नमक की अधिक मात्रा आप घुला सकते हैं। दोनों चीजें, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ा दीजिए, क्या है और ज्यादा आप घुला सकते हैं। ठीक, चलिए तो संतृप्त विलयन आपने देख लिया। यहां आपको कह रहा है 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप भरिए, एक गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आपको इस जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। ठीक ना, एक ये कह गया है आपका, कह रहा है तब एक और संतृप्त के बारे में कह दिया है, एक और संतृप्त के बारे में नहीं दिया है क्या? संतृप्त विलयन के बारे में तो दिया है आपका, चलिए एक कह रहा है आपका क्रियाकलाप 10 कह रहा है, क्रियाकलाप 10 कह रहा है 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में क्या है आधा कप पानी भरिए, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराते रहिए। ठीक ना, आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। ठीक, कह रहा है इस सारणी में एक टेबल बना दिया है, इसमें कह रहा है एक बार कह रहा है नमक, एक बार चीनी, जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा, चम्मच के की संख्या। ठीक ना, आप फेरबदल कर सकते हैं। कह रहा है तब तक विलोड़ित किए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 3.2 में लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। कह रहा है इस सारणी से आपको क्या प्राप्त होती है जानकारी। कह रहा है क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोल सकता है। ठीक ना, अब वो जल सीमित है। ठीक ना, उसमें आप एक बार चीनी डाल रहे हैं, एक बार नमक डाल रहे हैं। कह रहा है हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। जो प्रस्तुत पृथक्करण की विधियां हैं प्रयोगशाला में भी किया जाता है। आपने देखा सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है, और यदि विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यही क्या कहलाता है आपका संतृप्त विलयन। क्या कहलाता है आपका संतृप्त विलयन। क्या कहलाता है आपका संतृप्त विलयन। यानी वो क्या कहलाया आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर अब और नहीं घुलेगा, अब और नहीं घुलेगा तो फिर क्या होगा, ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक ना, संतृप्त विलयन होगा। क्या होगा, संतृप्त विलयन। अब कह रहा है अगर किसी निश्चित ताप पर विलयन में यदि विलेय की कुछ और मात्रा घुल सकती है, मान लीजिए कि ये तो है कि अब नहीं घुला, लेकिन इसी का अगर उल्टा अगर है, अगर घुल गया, यानी घुल गया, घुल गया तब फिर क्या हो जाएगा, वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या होगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक ना, यानी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक ना, ये हो सकता है आपको। अगर और घुलाना है, क्या है और आपका
क्या है, घुल गया। नहीं घुला तो सेचुरेटेड, डालते जाएगा एक लिमिट तक ही घुलेगा, ठीक ना, तब हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए इसको अगर असंतृप्त को संतृप्त बनाना है, असंतृप्त को हमने संतृप्त बनाने के लिए तो हमने देख लिया, असंतृप्त को अगर मान लीजिए संतृप्त बनाना है, क्या संतृप्त बनाना है, यानी घुले नहीं, तो इसके लेकर के आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा असंतृप्त को अगर संतृप्त बनाना है तो कुछ नहीं कीजिए, बस थोड़ा सा क्या कीजिए, टेम्परेचर को डाउन कर दीजिए, या फिर जो सोल्यूट है उसको क्या कीजिए, आप बढ़ा दीजिए। यानी अगर संतृप्त से असंतृप्त बनाना है, ठीक ना, संतृप्त से असंतृप्त बनाना है, यानी देखिए संतृप्त है, संतृप्त को क्या असंतृप्त बनाना है, क्या असंतृप्त बनाना है, संतृप्त को हमने असंतृप्त बनाना है, इसके लिए क्या कीजिए, टेम्परेचर को क्या कीजिए, थोड़ा सा डाउन कीजिए, और सॉल्यूट को क्या कीजिए, थोड़ा सा विलय को बढ़ा दीजिए। अगर यही अगर असंतृप्त को संतृप्त बढ़ाना है, फिर क्या है, टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, और सॉल्वेंट को विलेय को क्या कीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आपका आराम से बन जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे 9th में, जब हम प्रवेश करेंगे तो 9th एनसीईआरटी में, वहां हम देखेंगे विलय के प्रकार, संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है, ठीक ना, विलेयता क्या होती है, विलेयता वक्र क्या है, ठीक ना, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां हमने देख लिया, यानी विलय, विलय और प्लस विलियन, जो दोनों मिल गया क्या हो गया आपको, सॉरी विलेयक, विलेयक या विलायक या विलायक, तब बन जाएगा क्या आपका विलियन। यानी सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या बन गया हमारा, सॉल्यूशन बन गया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूट हो जो क्या है विलायक में घुल जाता है, विलायक है जो सॉल्यूट को घुला देता है। अब जब चीनी और पानी दोनों का मिल जाएगा तो क्या होगा, मिश्रण क्या कहलाएगा आपको, विलियन, क्या कहलाएगा आपको, विलियन, सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे, 12th क्लास में भी बहुत विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। ठीक, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या है, ठीक ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, सारे कुछ हम लोग आगे हायर क्लास में पढ़ते हैं। ठीक, तो जो भी आपका इस क्लास के लेवल का था वो हमने डिस्कस कर दिया। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, वहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर आपका बायो का है, फिर हम बायो पढ़ेंगे, 2-3 चैप्टर अभी बायो का है, फिर आपको इसी तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपिक्स आते रहेंगे, इसे आप केमिस्ट्री में आप डाल सकते हैं, ठीक ना। तो आगे हम पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।